तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मुरिम यूनियन के लीडर का पहला बेटा है जिसका नाम योन ग्योक होता है। वहीं पे उसे 10 स्ट्राइक स्टार के नाम से भी जाना जाता है और उसे ये टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि जब से वो छोटा था तब से ही वो किसी मार्शल आर्ट की कमजोरी को या उसे कैसे हराना है उसका पता वो 10 स्ट्राइक के अंदर ही लगा लेता था, जिसकी वजह से उसका जो नाम है वो मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी ज्यादा तेजी से फैला, जिसकी वजह से योन ग्योक को मुरिम यूनियन के अगले लीडर के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन यहीं पे सारी चीजें पूरी तरह से चेंज हो जाती है जैसे ही सभी लोगों को ये बात पता चला कि योन ग्योक अगले लीडर के रूप में काफी ज्यादा कड़ा दावेदार है, तो सभी लोग उसको मारने के पीछे पड़ गए और जितने लोगों की भी नजर मुरिम यूनियन के अगले लीडर के सीट के ऊपर थी उन सभी लोगों ने योन ग्योक को मारने का प्लान बना लिया, ठान लिया। जिसके बाद सभी लोगों ने बड़ी चालाकी से योन ग्योक के चाय के अंदर पॉइजन मिला दिया और उसे पॉइजन दे दिया और उसी पॉइजन की वजह से योन ग्योक मारा गया। योन ग्योक अभी अपने 30s में था, उसके 30 साल भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उससे पहले ही वो मारा गया और इसका कारण बस एक ही था, योन ग्योक मुरिम यूनियन के गंदे पॉलिटिक्स के अंदर फंस गया और इसी के कारण वो मारा गया। जिसके बाद अगले सीन में हम एक पर्सन को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं, जिसके बाद अचानक से उस पर्सन की आंखें खुलती है। जिसके बाद वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक होते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाता है और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि योन ग्योक का यहाँ पे रिकार्नेट हुआ है, वो रिकार्नेट हुआ इस बॉडी के अंदर। होश में आने के बाद योन ग्योक को तब की बात याद आती है जब उसने चाय को पिया था और उसके मुंह से अचानक से खून निकलने लगा था। जो बात को याद करते हुए योन ग्योक कहता है कि मुझे जहाँ तक बेहोश होने से पहले आखिरी बात याद है कि मुझे पॉइजन देखकर बेहोश कर दिया गया था, लेकिन क्या वो सभी सपना था। जिसके बाद वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, इस बात के लिए मैं पूरी तरह से सॉरी हूँ कि मुझे पॉइजन दिया गया था और मैं मारा गया था, तो फिर आखिरकार मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। लेकिन चलो फिलहाल के लिए यही सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिसके बाद योन ग्योक अपने सामने देखता है तो अपने सामने के नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक गुफा टाइप की जगह पे होता है जहाँ के दीवारों के ऊपर काफी सारे क्रिस्टल की ऑब होती है, जिसे देखते हुए योन ग्योक सोच रहा होता है कि ये क्रिस्टल ऑब तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसे देखने से लगता है कि मुझे किसी पावरफुल सेक्ट के द्वारा किडनैप कर लिया गया है। क्या वो माउंट हुआ सेक्ट है या हुआंग सेक्ट है या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, क्योंकि ऐसे काफी सारे सेक्ट हैं जिनको ऐसा करने से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिसके बाद योन ग्योक उठकर वहाँ पे चारों तरफ देखने लगता है और किसी रास्ते को ढूंढने लगता है, तो उसे पता चलता है कि वो जगह चारों तरफ से पैक है और वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। तभी उसे कहीं से हवा आती हुई दिखती है, जो देखकर वो सोचता है कि यहाँ से हवा आ रही है, मतलब ये एक दरवाजा होगा। लेकिन ये दरवाजा तो काफी ज्यादा बड़ा है और ये दरवाजा पूरी तरह से ब्लॉक है और मेरे पास फिलहाल इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं अपनी ताकत की मदद से इस दरवाजे को तोड़ सकूं। जिसके बाद योन ग्योक जब अपने पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे एक बैग दिखाई देती है, जो देखकर वो वहाँ पे जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस बैग के अंदर फूड पिल होती है, जिसे खाने के सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई इंसान लंबे समय के लिए कल्टीवेशन करने के लिए जाता है। वहीं पे उतनी सारी फूड पिल को देखकर योन ग्योक सोचता है कि इतनी सारी फूड पिल को देख के लगता है कि कुछ सालों तक तो इससे मेरा काम चल ही जाएगा और यहाँ पे इतनी सारी फूड पिल रखी है, इसका मतलब कि वो लोग मुझे मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी पूरी तरह से पक्का नहीं है कि वो लोग मुझे मारेंगे नहीं, वो लोग मुझे मारे इससे पहले मुझे मेरी ताकत को रिकवर करना होगा और उनका सामना करना होगा। जिसके बाद योन ग्योक अपनी पावर को रिकवर करने के लिए, अपने क्यूआई को रिकवर करने के लिए वहीं पे बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है कि मैं अगर यहाँ से एक बार बाहर निकल गया तो मैं योन ग्योक मुरिम यूनियन का पहला बेटा जिसने भी मुझे पॉइजन दिया मैं उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट करवाऊंगा। जो कहकर वो अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है तो उसे उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, उसे काफी ज्यादा भयानक दर्द होने लगता है। जिसके बाद योन ग्योक वहीं पे रुक जाता है और अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को सर्कुलेट नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कि ये पॉइजन का असर है। तभी उसे अपने सामने पानी दिखता है, जो देखकर वो सोचता है कि चलो पहले अपना फेस धो लेता हूँ, उसके बाद आगे कुछ करने का सोचता हूँ। जो कहकर वो वहाँ पे जाकर अपना फेस धोता है। जिसके बाद जैसे ही वो अपना फेस पानी के अंदर देखता है तो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उसका जो होलिया होता है, अपीयरेंस होता है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मेरे फेस के साथ क्या हुआ, मेरा फेस चेंज कैसे हो गया और अगर ये मेरा चेहरा नहीं है तो किसका चेहरा है। तभी वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि एक मिनट रुको, पहले मुझे ये चेक करने दो कि मैं लड़का हूँ या लड़की। जो कहकर योन ग्योक काफी ज्यादा घबराते हुए अपना कपड़ा उठा के देखता है तो उसे पता चलता है कि हाँ वो एक लड़का ही है। जो देखकर उसके जान में जान आती है। तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो शर्माते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा बड़ा है और आप सभी लोग तो समझ ही गए होंगे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तभी वो अपना ध्यान हटाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये समय नहीं है कि मैं इसके बारे में सोचूं। जिसके बाद योन ग्योक उस बॉडी को एग्जामिन करता है तो उसे पता चलता है कि वो बॉडी उसकी नहीं है और उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो भी इनप्योर है और इस बॉडी के अंदर मेरे मार्शल आर्ट का कोई भी ट्रेसेस नहीं है, इस बॉडी के अंदर मेरा कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है, तो आखिरकार ये बॉडी किसकी है। जिसके बाद कुछ समय तक वो इसी बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। जो देखकर वो कहता है कि मैं इस बारे में कितना भी सोच लूं, इसका कोई भी जवाब नहीं है। मैं योन ग्योक मुरिम यूनियन के यंगर जनरेशन
पाकिस्तान का सबसे टैलेंटेड इंसान, सबसे ज्यादा टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट आज से पहले इतना ज्यादा लाचार कभी भी महसूस नहीं किया। और भले इस बॉडी के अंदर इम्प्योर एनर्जी है, लेकिन कम से कम इस बॉडी के अंदर एनर्जी तो है। और जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया है, मुझे किडनैप किया नहीं किया है, बल्कि मैं किसी और की ही बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ। मेरा पूनम जन्म हुआ है। और मुझे जहाँ तक समझ में आया है, ये बंदा यहाँ पे अंडरग्राउंड अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो यहाँ पे जरूर कोई न कोई ट्रेसेस होंगे जिसकी मदद से ये बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होगा। यही कहते हुए योन ग्योक वहाँ पे चारों तरफ किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, किसी निशान को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ की दीवारों के ऊपर काफी सारे मार्शल आर्ट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जो देखकर योन ग्योक कहता है कि फाइनली मैंने ढूंढ ही लिया। मेरा शक बिल्कुल सही था, इस बॉडी का प्रीवियस ओनर इसी की मदद से यहाँ पे अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा था। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये 1000 साल पुराना तो होगा ही, लेकिन मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूँ कि आखिरकार ये किस तरह की मार्शल आर्ट है। लेकिन सच में ये काफी ज्यादा अजीब और अलग मार्शल आर्ट है, जिसके बारे में ना ही मैंने आज तक कभी सुना था, ना ही कभी मैंने देखा था। यही कहकर योन ग्योक जो दीवार के ऊपर अलग अलग फॉर्म के मार्शल आर्ट होते हैं उसे कॉपी करने लगता है और प्रैक्टिस करने लगता है। जैसे जैसे धीरे धीरे योन ग्योक उन सभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते जा रहा होता है, तो उसे समझ में आ रहा होता है भले ये मार्शल आर्ट अजीब है, लेकिन सच में काफी ज्यादा अच्छी है। उसे पहले लग रहा था कि ये मार्शल आर्ट कितनी ज्यादा अजीब और बेकार है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये मार्शल आर्ट इतनी ज्यादा अच्छी और पावरफुल निकलेगी। हालांकि इन सभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने की वजह से उसे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी महसूस हो रही होती है, उसकी बॉडी पहले से ताकतवर बन रही होती है। और यही सभी चीजों को सोचते हुए योन ग्योक वहाँ पे उन सभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे योन ग्योक ने थकान की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लिया होता है। तभी उसे दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखता है, जो देखकर वो उसके पास जाता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जब तक तुम अपनी लाइफ के अंदर खतरा नहीं उठाते हो तब तक तुम ताकतवर नहीं बन सकते हो। जो देखकर योन ग्योक कहता है कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की आखिरी शब्द थे ये, लेकिन मुझे लगता है कि इस बॉडी का जो प्रीवियस ओनर था वो इसलिए मारा गया क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर QI ओवरफ्लो हो गया था, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर रॉन्ग तरीके से QI को फ्लो किया, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर QI को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो QI ओवरफ्लो की वजह से मारा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ड्राइंग से मार्शल आर्ट सीख रहा था, और ड्राइंग से मार्शल आर्ट सीखना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता है। अगर तुम कोई चित्र से सिर्फ मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो सारी चीजें बस तुम्हारे कॉमन सेंस के ऊपर निर्भर करती है। अगर तुम चित्र के पीछे का असली मतलब नहीं समझ पाते हो और तुमने कोई भी छोटी सी भी गलती की तो तुम पूरी तरह से सारी चीजों को बर्बाद कर दोगे और तुम मारे जाओगे। और ऐसा ही सेम चीज इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के साथ हुआ। यही कहते हुए योन ग्योक उन सभी मार्शल आर्ट को समझ भी रहा होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कर अपनी बॉडी के हर पार्ट के अंदर QI भेज रहा होता है और अपनी पूरी बॉडी के अंदर QI सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और योन ग्योक इसके अंदर कामयाब भी हो जाता है, वो अपनी बॉडी के अंदर सक्सेसफुल QI सर्कुलेट करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से QI को इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद टाइम स्किप होता है, हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फूड व्हील होता है वो बस खत्म ही होने वाला होता है। जो देखकर योन ग्योक सोचता है ये फूड व्हील लगभग खत्म ही होने वाली है और मुझे इस गुफा के अंदर कम से कम कुछ साल तो हो ही गए होंगे। और इस गुफा के दीवार के ऊपर जितने भी अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट थे और मार्शल आर्ट के फॉर्म थे, मैंने आज उस सभी को कंप्लीट कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे 10 स्टेज के बाद मार्शल आर्ट खत्म हो गया है। मैं इस मार्शल आर्ट को मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने पहले ही अपनी पिछली ताकत को सरपास कर दिया है और अब मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और मैंने एलिमेंट्री स्टेज को रीच कर लिया है और साथ ही साथ मेरी बॉडी के अंदर मैंने 240 सालों तक का QI इकट्ठा कर लिया है। तो इस गुफा के अंदर फंसना मेरे लिए कोई कर्ज नहीं बल्कि मेरे लिए एक ब्लेसिंग बनी। लेकिन मैं कभी भी एक स्टूडेंट के तौर पे इस मार्शल आर्ट का जो ओनर था उसे वो इज्जत नहीं दे पाया जो कि मैं देना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद मैं आपका काफी ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना ज्यादा अच्छा रास्ता दिखाया। लेकिन आपका एक स्टूडेंट होने के रूप में मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी अच्छाई के रास्ते से नहीं हटूंगा, मैं हमेशा अच्छाई के रास्ते पे ही चलूंगा। जिसके बाद वो हमें बताता है कि मैंने सोचा था कि मेरे फादर ने मुरिम यूनियन के ऊपर राज किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं उनसे भी कोई बड़ा काम करूंगा और उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दूंगा। लेकिन उन सभी कमीनों ने जिनकी नजर उस सीट के ऊपर थी उन्होंने मुझे बेवजह मार दिया, जबकि मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, मैंने उनको कुछ किया भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपना दुश्मन समझ के मार दिया, तो इसके लिए तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद योन ग्योक उस मार्शल आर्ट के असली ओनर से कहता है कि जिन्होंने भी हजारों साल पहले इस मार्शल आर्ट को क्रिएट किया था, जो कि मेरे असली मास्टर हैं, मैं हमेशा आपके मार्शल आर्ट को जस्टिस के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं योन ग्योक इस बात की कसम खाता हूँ। यही कहकर वो अपने कपड़े पहनकर उस गुफा को आखिरी अलविदा कर वहाँ से बाहर निकलने के लिए चल देता है। जिसके बाद वो चलते हुए उसी बड़े दरवाजे के सामने आ जाता है जिसे उसने कुछ सालों पहले देखा था। जो देखकर वो सोचता है कि इस दरवाजे को देखकर लगता नहीं है कि ये ओपन होने वाला है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ही इस दरवाजे को ओपन करना होगा। यही कहकर वो अपनी पंच के अंदर की को इकट्ठा करने लगता है और वहीं पे वो सोच रहा होता है कि फिलहाल मैं अभी इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि मेरे सामने अगर मुरिम के टॉप 10 पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी आते हैं तो मैं उन्हें भी काफी ज्यादा करीब
टक्कर दे सकता हूँ। यही कहकर वो अपने पंच से उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं कि उसका पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि बस उसके एक ही पंच में उस दरवाजे के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और बस कुछ ही देर में वो दरवाजा पूरी तरह से चकनाचूर होकर टूट जाता है। और उस दरवाजे को टूटते ही जो रोशनी होती है वो सीधे जोंग्योक के मुख के ऊपर आती है, जिसकी वजह से जोंग्योक अपना मुंह ढक लेता है क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है कि जोंग्योक ने लाइट को फील किया है, लाइट को देखा है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंधा हो जाऊंगा। जिसके बाद जोंग्योक बाहर के फ्रेश एयर को फील करते हुए कहता है कि काफी लंबा समय हो गया कि मैंने इतनी ज्यादा ठंडी हवा को महसूस किया है। जिसके बाद जोंग्योक आगे चलते हुए किसी जगह को ढूंढने लगता है, किसी गाँव को ढूंढने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और वो अभी है कहाँ पे। जो कहकर जोंग्योक उसी जंगल के अंदर थोड़ी देर ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। जिसके बाद जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलता है तो उसके सामने ही एक काफी बड़ा सेक्ट होता है, जो देखकर जोंग्योक उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जोंग्योक जैसे जैसे उस सेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो उसे अपने सामने कुछ गार्डों की प्रेजेंस महसूस होती है, जिनकी प्रेजेंस को महसूस कर कर उसे पता चलता है कि उसके सामने जो वॉरियर्स है उनकी एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है। जो महसूस करते ही जोंग्योक अपने मन के अंदर सोचता है, इनकी एनर्जी को महसूस कर कर मुझे ये पता चल रहा है कि ये सभी गार्ड सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद ये जगह के बस नॉर्मल गार्ड्स हैं। जिस जगह के गार्ड ही इतने ज्यादा पावरफुल है तो आखिरकार ये जगह किस तरह की होगी। वहीं पे उन सभी गार्डों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर जोंग्योक को ऐसा लगता है कि वो सभी गार्ड उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो देखकर जोंग्योक अपने पंच के अंदर अपने क्यूआई को इकट्ठा करने लगता है और वहाँ पे फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसकी उम्मीदों से वहाँ पे पूरी तरह से उल्टा होता है, क्योंकि वो सभी जो गार्ड होते हैं वो जोंग्योक के सामने आकर अपने घुटनों के ऊपर आ जाते हैं और जोंग्योक को स्मॉल लीडर कह के बुलाते हैं। आगे वो गार्ड जोंग्योक से कहते हैं कि हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। वहीं पे तो जोंग्योक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। वहीं पे वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि क्या स्मॉल लीडर, वो भी मैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो सेक के नाम की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये डिमोनिक कल्ट होता है। हाँ, यहाँ पे आप सभी लोगों को नाम अलग देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसका मतलब भी डिमोनिक कल्ट ही होता है। वहीं पे जोंग्योक डिमोनिक कल्ट का नाम पढ़कर पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है। उसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो अभी डिमोनिक कल्ट के अंदर खड़ा है। जिसके बाद जोंग्योक हमें डिमोनिक कल्ट के बारे में बताता है कि डिमोनिक कल्ट जो है वो पिछले हजारों सालों से ग्रेट माउंटेन के अंदर छुप के रह रहा है और जो इंसान एक बार डिमोनिक कल्ट के अंदर अपना कदम रख देता है वो कभी भी डिमोनिक कल्ट से लौट कर वापस नहीं जाता है, वो भी खास करके आउटसाइडर, बाहर वाले। ये सब सोचकर जोंग्योक की और भी ज्यादा बुरी तरह से फट रही होती है। वो कह रहा होता है कि मेरी आंखों के सामने डिमोनिक कल्ट है, मेरे सामने जो वॉरियर्स है जो कि मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं और मुझे स्मॉल लीडर कह के बुला रहे हैं, वो बल्कि मुझे नहीं बल्कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर को दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जोंग्योक जो कि मुरिम यूनियन के लीडर का पहला बेटा है, जिसने हमेशा से अच्छाई के रास्ते को फॉलो किया है, वो अब डिमन कल्ट का स्मॉल लीडर है। जो सोचने के बाद जोंग्योक जल्दी से वहाँ से बचकर निकलने लगता है। तभी वो गार्ड जोंग्योक से कहते हैं कि स्मॉल लीडर, क्या आपने अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर लिया? तो इसका मतलब तो ये है कि आपने पहले ही हेवनली डीमन गॉड आर्ट को मास्टर कर लिया होगा। वहीं पे ये नाम सुनकर जोंग्योक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि क्या हेवनली डीमन गॉड आर्ट, इसका मतलब तो ये है कि मैंने जो उस केव के अंदर जो मार्शल आर्ट सीखा है और जिसका वो मार्शल आर्ट है जिससे मैंने अपना ट्रू मास्टर स्वीकार किया है, उसका ओरिजिन डीमन कल्ट से है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हेवनली डीमन है। जो समझ में आने के बाद जोंग्योक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने हेवनली डीमन को अपना ट्रू मास्टर मान लिया। जिसके बाद जोंग्योक काफी ज्यादा गुस्से में उस वॉरियर के जाके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वहीं पे वो ऐसा कहते हुए काफी ज्यादा बुरी तरह से रो रहा होता है। वहीं पे जो वॉरियर्स होते हैं वो जोंग्योक को शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जोंग्योक तो काफी बड़े सदमे में होता है। वो सोच रहा होता है, मैं जोंग्योक जिसने हमेशा से अच्छाई के रास्ते को फॉलो किया है, उसने डीमन कल्ट के एक मार्शल आर्ट को सीखा है, बस इतना ही नहीं, मैंने हेवनली डीमन को अपने ट्रू मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया। आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे रिकार्नेशन होना था तो आखिरकार मैं डीमन कल्ट के स्मॉल लीडर के रूप में ही मेरा रिकार्नेशन क्यों हुआ? यही सब सोचते हुए जोंग्योक वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जोंग्योक को होश आता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबराते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो पूरे कमरे को देखते हुए कहता है कि क्या ये सभी चीजें बस एक सपना थी? चलो ये काफी ज्यादा अच्छा है कि वो सभी चीजें बस एक सपना थी। जो कहकर जोंग्योक अपना मुंह धोने के लिए जाता है। जैसे ही वो अपना मुंह धोकर अपने फेस को मिरर में देखता है तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है कि नहीं, ये सारी चीजें कोई सपना नहीं थी बल्कि ये हकीकत है। सच में मेरा पुनर्जन्म डीमन कल्ट के स्मॉल लीडर के रूप में हुआ है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि डीमन कल्ट के अंदर 7 पैलेस है, जिसमें से हमें ब्लैक फोर पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें ब्लैक फोर पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तभी हम ब्लैक फोर पैलेस की प्रिंसेस को देखते हैं,
जो कि डेंगजेक की सेकंड डॉटर होती है जिसका नाम डोंग येंग होता है। तभी उसकी जो मेड होती है वो येंग से कहती है कि मिस आखिरकार आपने अपने चेहरे के ऊपर इतनी ज्यादा उदासी क्यों रखी है। जो सुनकर येंग कहती है आखिरकार मैं स्माइल कैसे कर सकती हूँ, वो कमीना वापस आ चुका है। उसके वापस आते ही मेरे चेहरे से स्माइल भी चली गई। वो कमीना 3 साल पहले अचानक से गायब हो गया था और आखिरकार अचानक से वो 3 साल बाद वापस क्या करने के लिए आया है। जो सुनकर उसकी मेड कहती है यंग मिस आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर यहाँ पे किसी ने सुन लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। येंग कहती है कि आखिरकार इससे किससे फर्क पड़ता है, मैं तो चाहती हूँ कि वो कमीना मारा जाए। जो सुनकर वो मेड कहती है कि आपका जिससे शादी होने वाला है आप उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। येंग कहती है कि हेवनली डीमन गॉड आर्ट कोई ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे लीडर तक नहीं सीख पाए, तो आखिरकार आप उस जैसे इंसान से कैसे उम्मीद कर सकती हैं। मैंने तो सुना था कि वो इंसान जैसे ही क्लैन के अंदर आया वो काफी ज्यादा रोने लगा था और रोते रोते बेहोश हो गया था। वो मेड कहती है लेकिन फिर भी स्मॉल लीडर सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। जो सुनकर येंग अजीब सा डिस्कस्टिंग सा मुंह बनाते हुए कहती है कि क्या सच में। वो मेड शर्माते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर आप एक बार उनकी चेहरे की तरफ देखेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगी। जो सुनकर येंग सोचती है कि आपने उस कमीने का वो चेहरा नहीं देखा होगा जो कि मैंने देखा है। जिसके बाद येंग हमें अपना एक फ्लैशबैक बताती है कि ये सभी कुछ सालों पहले की बात है कि जब मैं पहली बार येंग से मिलने जा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि येंग जोंग्योक को छुप कर देख रही थी। वहीं पे जोंग्योक एक लेक के किनारे बैठा हुआ होता है। वहीं पे उसे देखते हुए येंग काफी ज्यादा शर्मा रही थी क्योंकि उन दोनों की जो शादी थी वो बचपन में ही तय कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा हिम्मत कर जोंग्योक के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या आप ही स्मॉल लीडर हैं। जोंग्योक कहता है कि हाँ मैं स्मॉल लीडर हूँ। जो सुनकर आगे येंग कहती है कि मेरा नाम डेंग येंग है। जोंग्योक कहता है तो अच्छा तुम ही हो मेरी फ्यूचर वाइफ, तुम तो दिखने में इतनी भी ज्यादा कुछ बुरी नहीं हो, तो चलो आओ अब तुम मेरे पैर का मसाज करो। जो सुनकर डेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी पुराना वाला जोंग्योक उसे काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरे पैर का मसाज देती हो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे चेस्ट का मसाज दूंगा। मैंने यहाँ चेस्ट बोला है लेकिन आप लोग समझ ही सकते हैं कि जोंग्योक ने चेस्ट की जगह क्या बोला होगा। वहीं पे ये सुनने के बाद येंग काफी ज्यादा डर गई होती है। जिसके बाद वो कहती है कि मेरे साथ उसने ऐसा तब किया जबकि मैं 15 साल की थी बस। आखिरकार मैं वैसे किसी घटिया इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसकी सोच इतनी ज्यादा गिरी हुई है, गंदी है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें स्मॉल मुयांग कैसल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जोंग्योक होता है जो कि बैठे हुए काफी ज्यादा गहरी सोच में होता है। जिसके बाद जोंग्योक हमें बताता है कि मैं पिछले 4 दिनों से अपने कमरे के अंदर हूँ और ये देखते हुए कि मैं डीमन कल का स्मॉल लीडर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझसे मिलने के लिए बस कुछ ही लोग हैं। इस बॉडी का जो प्रीवियस ओनर था, पहला मालिक था, उसका नाम मा चुनसो था, जिसका लोगों के साथ बिहेवियर काफी ज्यादा खराब था। यहाँ के जो लोग हैं इस बॉडी के प्रीवियस ओनर को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं किया करते थे और यहाँ के जो लोग हैं इस बॉडी के प्रीवियस ओनर को स्मॉल लस्ट घोस्ट के नाम से बुलाते थे, क्योंकि इस बॉडी का जो प्रीवियस ओनर था वो लड़कियों के मामले में काफी ज्यादा बेकार था। वो किसी भी औरत को अपने स्टेटस का धौंस जमा कर अपना बना लेता था और उसके साथ जबरदस्ती किया करता था। अगर मैं इस इंसान को पागल कहूँ तो इसके लिए बेकार नहीं होगा। वैसे ये डीमन कल्ट से था तो मुझे इसके साथ ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं सबसे ज्यादा घटिया बॉडी के अंदर आ जाऊंगा। और दूसरी बात, मुझे अभी तक ये पता चली है कि ये सब करने के बावजूद ये इंसान फ्री इसलिए रहता था क्योंकि इसका जो फादर है डीमन कल्ट का लीडर है, जो कि 3 सुप्रीम बींग्स में से एक है, जिसने इस लैंड के 10 मास्टर को भी सरपास कर दिया है, जो कि है डिमोनिक बींग मा टाइपियोंग। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज अच्छी है कि मुझे दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में से एक को अपना फादर कहने का मौका मिला है। और तीसरी चीज ये है जो कि मुझे पता चली है कि मैं डीमन कल्ट के लीडर का एकलौता बेटा हूँ, जो कि खाली सेल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर कोई पागल था या बेवकूफ था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी भी चीज में एफर्ट नहीं लगाना चाहता था। और यही कारण है जिसकी वजह से इस बॉडी के प्रीवियस ओनर ने भले ही काफी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट को सीखी, लेकिन किसी में भी कामयाब नहीं हो पाया। और साथ ही में इसकी जो सोशल लाइफ है वो भी काफी ज्यादा गंदी है। जहाँ तक मैंने नौकरों की छोटी मोटी बातें सुनी है उससे मुझे पता चला है कि यहाँ के जो सर्वेंट है इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो इसके पीठ पीछे इसकी बुराई करते हैं। और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि इसको अगला लीडर के रूप में देखना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इस बॉडी का जो प्रीवियस ओनर का बिहेवियर था वो सच में काफी ज्यादा बेकार था, जिसकी वजह से उन लोगों के जो शब्द थे वो इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के लिए थे, ना कि मेरे लिए। यही कहते हुए जोंग्योक जब अपना फेस आईने के अंदर देखता है और कहता है कि मुझे सबसे शॉकिंग बात तो ये पता चली है कि ये बॉडी अभी भी 19 साल की है। जिस दिन मैं मारा था उस दिन से अभी तक बस 3 साल ही बीते हैं। मुझे पता नहीं है कि अगर मैं अब मुरिम यूनियन के अंदर वापस जाता हूँ तो मेरा स्वागत कैसे किया जाएगा, क्योंकि अभी मैं जिसकी बॉडी में हूँ वो डिमोनिक कल्ट का स्मॉल लीडर है। यही कहकर जोंग्योक अपना फेस धोने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि अब मेरे पास जो है मुझे उसी को एक्सेप्ट करना होगा और उसी को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना होगा।
मान चुनसो, मुझे नहीं पता है कि आखिरकार तुमने अपनी लाइफ कैसे जी और तुमने अपनी लाइफ को कैसे बिताया। मैं येन जोग जो कि तुम्हारी बॉडी में अब रिकॉर्डिनेट हुआ है वो अब अपने हिसाब से जिएगा। मैं तुम्हारी लाइफ को अब अपने हिसाब से जीऊंगा। जोंगयोक मिरर में देखते हुए ऐसा कह रहा होता है कि तभी मिरर से अंदर से कहता है कि ठीक है, तुम अपना पूरा बेस्ट देना, क्योंकि तुम ये भूलना मत, क्योंकि तुम अभी भी डिमोनिक कल्ट के अंदर हो और तुम डिमोनिक कल्ट के स्मॉल लीडर हो मा चुनसो। और मैं भी ये देखूंगा कि आखिरकार तुम किस तरह इस जगह पे अपने यंग जोक के लाइफ को जीते हो। तुम ये कभी भी मत भूलना कि तुम्हारे अंदर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वहीं पे ये सुनकर जोंगयोक काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे येन आ जाती है। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज को सुनकर जोंगयोक जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है और उसके बाद वहाँ पे एक लड़की को देखकर उसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। वहीं पे जोंगयोक के मुंह से ये सुनकर येन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसकी मंगेतर है, लेकिन उसके बावजूद वो उससे पूछ रहा है कि आखिरकार वो कौन है। जिसके बाद येन काफी ज्यादा गुस्से में जोंगयोक से कहती है कि क्या तुम सच में मुझे भूल गए, क्या तुम्हें सच में मेरा चेहरा याद नहीं है। जो सुनकर जोंगयोक को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि भले ही वो डिमंड कल के अंदर रिकॉर्डिनेट हो गया है, लेकिन उसे डिमंड कल के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। तभी जोंगयोक उसकी फेस की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो सच में काफी ज्यादा क्यूट होती है। जो देखकर जोंगयोक शर्माते हुए कहता है कि सच में ये कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन वो फिर जल्दी से अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये समय नहीं है कि मैं भी ये सोचूं, मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद वो उसे ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि ये स्मॉल लीडर के रूम में बिना किसी मीटिंग की, बिना किसी परमिशन के आ गए। इसका मतलब कि स्मॉल लीडर इसे पहले से ही जानता है और इसके कपड़े और इसके जूते को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कहीं भी बड़ी आसानी से आ जा सकती है और साथ ही में ये मुयंग पैलेस के अंदर कहीं भी आसपास घूम सकती है। हाँ, मुझे समझ में आ गया ये कौन है, पक्का ये एक सर्वेंट है यहाँ की। जो सोचने के बाद जोंगयोक पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मैं पीछे मुड़ जाता हूँ और तुम्हारे जो काम है तुम यहाँ पे कर सकती हो। जो सुनकर ये काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। जो सुनकर जोंगयोक उसे कहता है कि तुम एक बस सर्वेंट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो चुपचाप तुम्हारा जो काम है वो कर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। वहीं पे ये सुनने के बाद तो ये काफी ज्यादा भड़क चुकी होती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक सर्वेंट कहने की। वहीं पे जोंगयोक सोच रहा होता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा रूड हो रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये डिमंड कल्ट है और फिलहाल मैं किसी और की बॉडी में हूँ। जिसके बाद जोंगयोक उस घोस्ट की बातों को याद कर रहा होता है कि तुम कभी भी मत भूलना कि तुम अभी एक डिमंड कल्ट के अंदर हो और तुम उसके स्मॉल लीडर हो मा चुनसोक। अगर तुम यहाँ पे ऐसा दिखाते हो कि तुम अब पहले से अचानक से बदल गए हो तो सभी लोग तुम पे शक करने लगेंगे और किसी को भी ये बात पता चली कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं नहीं कोई और है तो तुम्हारे साथ जो होगा तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। वहीं सब ये बातें याद कर जोंगयोक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। जो सोचकर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि येन वहाँ पे रो रही होती है। जो देखकर जोंगयोक परेशान होते हुए सोचता है कि क्या सच में मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा कठोर हो गया। तभी हम येन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो बाहर जाते हुए सोच रही होती है आखिरकार मैं कैसे उस जैसे घटिया इंसान से शादी कर सकती हूँ जो कि मुझे एक सर्वेंट की तरह देखता है। इससे अच्छा तो मैं खुद को ही मार लेती हूँ, कम से कम मुझे इस तरह बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा। तभी हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि वो इतनी ज्यादा जल्दी में थी कि मैं उसको ये भी नहीं बोल पाया कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आए। लेकिन छोड़ो, मुझे लगता है कि मुझे खुद बाहर जाकर खाने का इंतजाम करना होगा। जो कहकर जोंगयोक अपने कपड़े पहनता है और उसके बाद बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो चलते हुए एक जगह पे जाता है जहाँ पे जाने के बाद जोंगयोक कहता है कि क्या तुम यहाँ पे हो। जो सुनकर एक बंदा साइड से कहता है कि स्मॉल लीडर क्या हुआ, आप इस समय यहाँ पे क्यों आए हैं। जिसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा स्मॉल मुयंग पैलेस का बॉडीगार्ड होता है जिसका नाम यू होता है। जो सुनकर जोंगयोक हमें इस बंदे के बारे में बताता है कि ये बंदा इकलौता ऐसा इंसान है जो कि मा चुनसोक का दोस्त थे और यही इकलौता इंसान है जो कि इतने दिनों के दौरान मा चुनसोक से मिलने के लिए आया है और फिलहाल में यही इकलौता ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पे रहता है। तभी यू जोंगयोक से कहता है कि मैं आज ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया, लेकिन सच में जब आप यहाँ पे आए थे तो मैं आपके लिए काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि जब आप यहाँ पे आए थे तो आप काफी ज्यादा निराश लग रहे थे, लेकिन अब देखने से लग रहा है कि आप ठीक लग रहे हैं। तो क्या मुझे आपको ब्रोथल लेके चलना चाहिए। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि लोग सच कहते थे कि कचरा कचरे की तरफ खींचा चला जाता है। मुझे ये बात पे भरोसा नहीं था, लेकिन आज ये देखकर भरोसा हो गया। जिसके बाद जोंगयोक उसके हाथों को झटकते हुए कहता है कि ये सब बकवास बातें करना बंद करो, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ और पूछने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी जो यादें हैं वो अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। वहीं पे हम यू को देखते हैं जो कि जोंगयोक के ऐसे व्यवहार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद वो जोंगयोक के सर के ऊपर हाथ रखते हुए ये चेक करने लगता है कि कहीं जोंगयोक की तबीयत तो खराब नहीं है ना। जो देखकर जोंगयोक उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। यू कहता है कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं आपको बुखार उखार तो नहीं है ना, क्योंकि आज आप कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार
इंतजार कर रहे हैं। आज आपकी बातें उन ऑर्थोडॉक्स से कमीनों जैसी लग रही है। वहीं पे ये सुनने के बाद जोंग्योक के तो पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो यू को खुद से दूर करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि क्या इसने नोटिस कर लिया कि मैं मानचून सोक नहीं बल्कि कोई और हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। यही सोचते हुए जोंग्योक उसको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है, लेकिन वहीं पे यू की किस्मत अच्छी कि वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था, सच में आपका चेहरा देखने लायक हो चुका था। लेकिन यू को ये नहीं पता था कि उसका ये मजाक जरा सा भी लेट होता तो वो उसकी जान को ले लेता। तभी जोंग्योक उसके सर पे काफी जोरदार घूसा मारता है, जिसके बाद यू सीधे मुद्दे के ऊपर आते हुए कहता है कि चलिए ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आखिरकार आप इस समय यहाँ पे क्यों आए हैं और आपको मुझसे क्या चाहिए। लेकिन तभी जोंग्योक की नजर वहाँ पे रखे हुए प्लांट्स के ऊपर जाती है, जो देखकर जोंग्योक कहता है कि क्या सच में तुमने यहाँ पे प्लांट्स उगा रखे हैं। जो सुनकर यू जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि जोंग्योक उन सभी प्लांट को टच करने जा रहा होता है, जो देखकर जोंग्योक जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे टच मत कीजिएगा। लेकिन यू ये बोलने में थोड़ा सा लेट हो चुका होता है, क्योंकि जोंग्योक ने पहले उस प्लांट को टच कर दिया होता है, जिसके बाद उसे सहलाते हुए कहता है सच में ये सभी प्लांट तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। वहीं पे ये देखने के बाद यू पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सभी जो प्लांट होते हैं वो हाईली डेंजरस होते हैं। अगर उसे कोई एक बार भी टच करता है तो वो बड़ी आसानी से मारा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जोंग्योक उन सभी प्लांट को बड़ी आसानी से सहला रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर यू काफी ज्यादा हैरान होते हुए जोंग्योक से कहता है आप सच में वही छोटे नेता है जो कि पहले हुआ करते थे, क्योंकि आप आज पहले से काफी ज्यादा अलग नजर आ रहे हैं। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि तुम अपना ये बंदर जैसा मुंह बंद रखो, सच में आज तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। जो सुनकर यू पीछे से अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम सरे हुए तोफू, तुम कमीने कहीं की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की। तुम एक बार फिर से मुझे ऐसा कह के बताओ, मैं तुम्हारी जुबान को 5 हिस्सों में काट दूंगा। वहीं पे जोंग्योक को अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके बाद वो अजीब सा मुंह बनाते हुए पीछे देखने लगता है। जो देखकर यू काफी ज्यादा भोला बनते हुए कहता है कि छोटे नेता आखिरकार क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन वहीं पे तो जोंग्योक भूख की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट से काफी ज्यादा जोरदार आवाज आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन यू ज्यादा समय तक अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हंसते हुए कहता है कि सच में ये आवाज तो काफी ज्यादा तेज थी, मुझे लगता है कि स्मॉल लीडर आपको कुछ ज्यादा ही तेज भूख लगी है, तो आपको जल्दी से कुछ खा लेना चाहिए। चलिए मैं आपको मुंचुआन के रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ, जहाँ का गार्लिक मीट सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, जिसे आप एक बार खाएंगे तो आपके मुंह से उसका टेस्ट कभी भी नहीं जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ का जो सूप होता है वो तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, जिसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हेवेंस में हैं। जो सुनने के बाद तो जोंग्योक के मुंह से पानी आने लगता है, जिसके बाद वो यू से कहता है कि अगर वो इतना ही ज्यादा टेस्टी होता है तो तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, जल्दी से मुझे वहाँ पे लेके चलो। जो सुनने के बाद यू जोंग्योक को वहाँ पे लेके जाने लगता है, लेकिन तभी वो थोड़ी ही दूर जाने के बाद रुक जाता है और उसके बाद पीछे मुड़ते हुए जोंग्योक से कहता है स्मॉल लीडर, मुझे लगता है कि आज हमें मिचुआन के रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए, हमें कहीं और जाकर कुछ खाना चाहिए। जो सुनने के बाद तो जोंग्योक के अरमानों पे पानी फिर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार हम वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते हैं। यू बताता है कि आज मुयंग कल के हेयर्स की गैदरिंग है वहाँ पे। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि आखिरकार ये क्या भला है। यू बताता है कि डिमंड कल के अंदर जितनी भी फैमिली है उन सभी के यंग मास्टर और यंग मिस वहाँ पे आज इकट्ठा होने वाले हैं। इसकी वजह से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको आज वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि यह सभी फैमिली की यंग मिस और यंग मास्टर वहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं, लेकिन आखिरकार इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो किसी भी कीमत पे उस टेस्टी खाने को खा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो जोंग्योक के यही कहने के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।